हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, सो आप में से मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते जी उनके लिए बता दूं, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद एमफिल एंड पीएचडी डिग्री, मोर देन 25 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। चलिए जी, सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है। कॉन्सेप्शन समझते हैं आप? कॉन्सेप्शन मीन्स फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसे कॉन्सेप्शन कहते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब हुआ ऐसा कोई भी मेथड या ऐसा कोई भी सिस्टम जो कंसेप्शन ना होने दे। ठीक है जी। सो कॉन्ट्रासेप्शन इज अ मेथड और अ सिस्टम which allows sexual intercourse but it prevents pregnancy। तो कई तरह के मेथड्स हो सकते हैं, टेम्परेरी मेथड्स हो सकते हैं, परमानेंट मेथड्स हो सकते हैं। हम टेम्परेरी कब कहते हैं किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को? हम टेम्परेरी तब कहते हैं अगर उस मेथड का असर तब तक बना रहे जब तक उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मीन्स इफ द इफेक्ट ऑफ द मेथड लास्ट टिल द टाइम कपल यूजेस द मेथड, और जैसे ही उस मेथड को इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए, दोबारा से फर्टिलिटी रिज्यूम हो जाती है, या तो इमीडिएटली या फिर हो सकता है भी कुछ महीने लग जाएं। अब ऐसा क्यों है? इमीडिएटली वाली बात इसलिए कही गई कि अगर वो कॉन्डोम यूज कर रहे हैं या सर्वाइकल कैप या डायफ्राम ऐसी कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही उसे इस्तेमाल करना बंद किया है, दोबारा से फर्टिलिटी रिज्यूम्ड है। लेकिन अगर फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है या आईयूडी इस्तेमाल कर रही है या कोई और इंजेक्टेबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, तो वहां पे थोड़ा सा समय लग जाता है, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, जब उस फीमेल ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना बंद किया और दोबारा से उसका अपना नॉर्मल साइकिल जो है वो शुरू हो जाए, ओवुलेशन होना शुरू हो जाए। तो इसी आधार पे हम मेथड को टेम्परेरी या परमानेंट कहते हैं। सो द मेथड इज कॉल्ड टेम्परेरी इफ द इफेक्ट ऑफ द मेथड इज गोइंग टू लास्ट till the time couple is using the method and fertility will resume या तो immediately after the discontinuation of the method or within few months of discontinuation of the method। और जो परमानेंट मेथड होते हैं उनको टर्मिनल मेथड भी कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स भी कहते हैं, जिसमें वेसेक्टॉमी है मेल्स के लिए और ट्यूबेक्टॉमी है फीमेल्स के लिए। अब भाई एनसीईआरटी क्या कहती है इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में? इनको बर्थ कंट्रोल मेथड भी कह देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी कह देते हैं, और हिंदी में हम कह देते हैं गर्भ निरोधक। अलग अलग तरह के गर्भ निरोधक जो है वो बाजार में उपलब्ध हैं। बट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स एनसीईआरटी जो बताती है दैट इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, आसानी से इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल जी, सही बात है। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, और इफेक्टिव, असरदार होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब कि जब तक वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो तब तक उसे इस्तेमाल करा, और जब इस्तेमाल करना बंद कर दिया दोबारा से फर्टिलिटी रिज्यूम हो गई, कि भाई आइडियल वाला रिवर्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब जो परमानेंट मेथड्स हैं वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, भाई वो तो आइडियल नहीं हो सकते। एक और फीचर बताती है एनसीईआरटी, विद नो साइड इफेक्ट्स या लीस्ट साइड इफेक्ट्स, या तो उसके कोई दुष्प्रभाव जो है, साइड इफेक्ट्स हैं, ना हो या फिर मिनिमम हो। ठीक है, एक और अहम बात है, इट शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव या फिर सेक्सुअल एक्ट या फिर सेक्सुअल प्लेजर। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो कपल के लिए इस बात में इंटरफेयर ना करे कि उनका सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल परफॉर्मेंस या सेक्सुअल एक्ट पे किसी तरह का असर पड़ रहा है। तो यहां से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कैन फ्रेम अ क्वेश्चन इन नीट कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है जी, क्विकली देख लें। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए,
मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व ना हो कि भाई कैसे इस्तेमाल करना है, बड़ा मुश्किल है ना। एंड ओवर द काउंटर उपलब्ध हो, ये नहीं है कि भैया जाके किसी का प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ रहा है उसे इस्तेमाल करने के लिए। आसानी से उपलब्ध हो, असरदार हो, रिवर्सिबल हो, महंगा भी ना हो, कम से कम साइड इफेक्ट हो, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के साथ इंटरफेयर ना करे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आज तक, अभी तक टिल डेट ऐसा नहीं है जिसमें ये सारे फीचर्स हों। मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एग्जिस्ट नहीं करता है। वैज्ञानिक कई तरह के नए मेथड्स बनाने में लगे हुए हैं, नए नए मेथड्स बाजार में आते हैं, कुछ फ्लॉप भी हो जाते हैं, नई रिसर्च हर समय चलती रहती है इस बात को लेके। सो मोटे तौर पे अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को दो भागों में बांटूं तो टेम्परेरी मेथड्स और परमानेंट मेथड्स। परमानेंट मेथड्स में हम पढ़ेंगे दैट देयर इज वेसेक्टॉमी फॉर मेल्स एंड देयर इज ट्यूबेक्टॉमी फॉर फीमेल्स। ठीक है जी। वेसेक्टॉमी सरकारी अस्पतालों में, सरकारी संस्थाओं में मुफ्त में भी किया जाता है। बहुत तरह के टेम्परेरी मेथड्स अवेलेबल है। पहले हम टेम्परेरी मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं। सो एनसीईआरटी कहती है अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नेचुरल मेथड्स हैं जिन्हें ट्रेडिशनल मेथड्स भी कह देते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाइटस इंटरप्टस है, विड्रॉल मेथड या कैलेंडर मेथड और द रिदम मेथड। देन लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड भी आएगा इसमें नेचुरल में। बैरियर मेथड में हम कॉन्डोम्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स पढ़ेंगे। फीमेल कॉन्डोम्स भी बाजार में उपलब्ध हैं बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। डायाफ्राम के बारे में पढ़ेंगे, सर्वाइकल कैप्स होती हैं, डूमास कैप है। देन आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉपर टी हो गई, कॉपर 7 है। देन देर इज मल्टी लोड 375, प्रोजेस्टा सर्ट है, लिपीज लूप है। सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बताऊंगा मैं आपको। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे पिल्स हो गई, महिलाओं के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, स्टेरॉयडल भी हैं, नॉन स्टेरॉयडल भी हैं। इंजेक्शन की फॉर्म में हार्मोन लिया जा सकता है, डेपो प्रोवेरा है। देन इम्प्लांट है जैसे नॉर प्लांट, इम्प्लानॉन, राइट। देन सर्जिकल मेथड्स में तो मैंने बता दिया, वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, जो आगे देखेंगे डिटेल में। चलिए, नेचुरल मेथड्स क्या हैं जी। नेचुरल मेथड्स किस आधार पे, किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ये जो ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देंगे। कैसे नहीं मिलने देंगे? कोई बैरियर तो यूज नहीं करा हमने इसमें। सो नेचुरल मेथड्स तीन तरह के हैं बेटा। रिदम मेथड जिसे पीरियोडिक एब्सटीनेंस या कैलेंडर मेथड भी कहते हैं, विदड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। एमेनोरिया होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशन मींस ब्रेस्ट फीडिंग, जब मदर मिल्क दे रही है बेबी को अपना, अगर उसमें इंटेंस लैक्टेशन है, प्रोलैक्टिन लेवल काफ़ी हाई है, तो ओवुलेशन नहीं होता है। We'll discuss about this. So natural methods में periodic abstinence, then withdrawal method या coitus interruptus and lactational amenorrhea. So NCERT कहती है जी that natural methods they work on this principle. तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अब पहली बात आती है पीरियोडिक एब्सटीनेंस। एब्सटीनेंस का मतलब होता है स्टे अवे, मतलब स्टे अवे फ्रॉम सेक्स। यहाँ पे जो बात हो रही है पीरियोडिकली का मतलब है कि एक फीमेल को अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल की डेट्स पता होनी चाहिए। अगर वो पढ़ी लिखी महिला है तो उसे ये पता होगा इतने दिन का साइकिल है। और हम जानते हैं दैट ओवुलेशन अकर्स 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंसेस। अगर किसी का 28 दिन का साइकिल है तो उसमें 14वें दिन पे ओवुलेशन होना है। और वो जो डे 14 होता है ना, वो कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि वो डे 14 को ही होगा। वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है भाई, +- 2 डेज हो सकते हैं। 28 दिन के साइकिल के हिसाब से डे 14 या फिर +- 2 डेज पे ओव्यूलेशन हो सकता है। और स्पर्म का सर्वाइवल टाइम भी हम मद्देनजर रखेंगे कि अगर इस महिला में डे 10 ऑफ द साइकिल पर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वाइबल स्पर्म मौजूद हो सकते हैं, राइट। सो दैट मीन्स ये जो ओवुलेशन के आसपास के दिन है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। ये फीमेल का फर्टाइल पीरियड है, यहाँ पे प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दीज डेज। सिंपल, लेकिन इसका बहुत हाई फेलियर रेट होता है। सो पीरियोडिक एब्सटीनेंस इज अ मेथड इन विच
couple should abstain from coitus, stay away from sex. कौन कौन से दिन से? 10वें दिन से 17वें दिन तक, फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिन दिनों में ओवुलेशन होने की संभावना है कि भाई उन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। स्पर्म का सर्वाइवल टाइम भी हमें मद्देनजर रखना है। तो ये वाली बात तो 28 दिन के साइकिल के लिए। अगर किसी का साइकिल 40 दिन का है तो 40 दिन के साइकिल में डे ऑफ ओवुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 में से 14 माइनस कर देंगे डे 26। 26 का भी +-2 हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाली बात तब लागू होगी अगर उस महिला का साइकिल 28 डेज का है परफेक्टली, और सभी महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। दूसरा मेथड, विदड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन बी परफॉर्म्ड बट मेल पार्टनर सीमेन इजैक्यूलेट नहीं करेगा वेजाइना के अंदर या फिर इवन अराउंड द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वल्वा। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन बी परफॉर्म्ड बट मेल पार्टनर विल विड्रॉ हिज पीनस from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. This method also has high failure रेट, विड्रॉल मेथड। इनफैक्ट बहुत सी स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक्स तो इसको काउंट ही नहीं करती हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बिकॉज फेलियर रेट इतना ज़्यादा है, और इवन एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, उसमें कुछ वाइबल स्पर्म हो सकते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाएं। अगला मेथड आता है जी लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। एमेनोरिया शब्द का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड इस बात के ऊपर आधारित है कि ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल, जो बातें मैंने येलो कलर से हाईलाइट करी हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो ओव्यूलेशन एंड द साइकिल डू नॉट अकर, नहीं होता है व्हेन देयर इज पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। यदि महिला जो अपना मिल्क बेबी को दे रही है, देयर इज इंटेंस लैक्टेशन, ये ध्यान रखना जरूरी है, ये जो बात लिखी है ना इंटेंस लैक्टेशन होना चाहिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहना चाहिए, बच्चा हेल्दी है और हर 2-2 घंटे बाद माँ के दूध पे फीड कर रहा है, और माँ के जो मिल्क बन रहा है मदर का वो भी सफिशिएंट अमाउंट में बन रहा है, तो चांसेस कम होते हैं कि उसमें ओव्यूलेशन होगा और वो गर्भवती नहीं हो सकती ना। इसके भी फेलियर रेट ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक तो ये फिर भी काम कर जाता है, उसके बाद नहीं। सो एनसीईआरटी कहती है देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। अब आप देखिएगा एक फनी बात, यहाँ पे तो लिख दिया कि चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल, लेकिन थोड़ी देर बाद जाके एनसीईआरटी ने खुद ही लिख दिया उसमें दैट दिस हैज हाई फेलियर रेट। However, this method has been reported to be effective कब तक? Only up to a maximum period of 6 months. 6 months following parturition, मतलब बच्चे के जन्म के बाद या डिलीवरी के बाद मैक्सिमम 6 महीने तक काम कर जाता है। कोई मेथड तो यूज हो नहीं रहे हैं इसमें, कोई डिवाइस यूज नहीं हो रहा है, तो साइड इफेक्ट भी नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस बात का, भाई कोई केमिकल यूज नहीं करा, कुछ नहीं यूज करा, तो साइड इफेक्ट्स तो निल हैं। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई। देखो फनी बात नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई, यहां पे कह दिया हाई, और पीछे आके देखिए चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल। दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। और मैं आपको रियलिटी बता दूं कि इसका काफी हाई फेलियर रेट रहता है। चलिए, ये थे नेचुरल मेथड्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। दीज आर द बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड मतलब जो एक बैरियर बना देंगे और ओवम और स्पर्म को फिजिकली आपस में नहीं मिलने देंगे। ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। और ये बैरियर मेथड महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अवेलेबल है, ये बात भी हमें ध्यान रखना है। भाई यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है दैट दीज मेथड्स आर अवेलेबल फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। तो कौन कौन से हैं जी? कॉन्डोम्स हैं। कॉन्डोम्स किसके लिए हैं? मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, लेकिन डायफ्राम फीमेल के लिए है। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स वेजाइना में अप्लाई करने के लिए या इरेक्ट पीनस पे कॉन्डम लगा के उस पर अप्लाई कर सकते हैं। डूशिंग मेथड किसके लिए है? ये महिलाओं के लिए है। वॉशिंग ऑफ द वेजाइना आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स।
सो बैरियर मेथड मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। ये फिजिकली स्पर्म और ओवम को आपस में नहीं मिलने देते हैं, ये बात अभी अभी हमने समझ ली। नाउ condoms, they are made up of what? They are made up of rubber or latex that are used to cover the penis in male, और फीमेल के केस में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं। फीमेल कॉन्डम यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको वेजाइना के अंदर अनरोल करना होगा फीमेल पार्टनर को सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले। इसका एक सिरा हुआ जो है वो खुला है और दूसरा वाला हिस्सा बंद होता है ताकि सीमेन इसमें डिपॉजिट हो जाए, राइट, जस्ट बिफोर द क्वाइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, ताकि इजैक्यूलेटेड सीमेन जो है इट विल नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब ये कॉन्डोम्स जो हैं, मेल कॉन्डोम हो या फीमेल कॉन्डोम हो, ये सिंगल यूज के लिए होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ये रीयूजेबल नहीं है। दीज आर फॉर सिंगल यूज, एक बार इस्तेमाल करके फिर इन्हें फेंक देना है, इन्हें डिस्पोज ऑफ कर देना है, ओके, रीयूजेबल नहीं होते। फीमेल कॉन्डम्स थोड़े महंगे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। फेमिडॉम के नाम से फीमेल कॉन्डम जो है बाजार में उपलब्ध हैं, सब जगहों पे नहीं मिलते हैं और इंडिया में कोई ज़्यादा पॉपुलैरिटी ये फीमेल कॉन्डम्स नहीं रखते हैं। अब मेल्स जो हैं, सम मेल्स दे आर एलर्जिक टू लेटेक्स कॉन्डम्स, तो वो लेटेक्स वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनके लिए पॉलीयूरेथेन कॉन्डम्स भी आते हैं, बट ये महंगे होते हैं। पॉलीयूरेथेन कॉन्डम्स आर कॉस्टली। आपने कई सारे ब्रांड्स सुने होंगे कॉन्डम्स के, कामासूत्रा है, देन मेनी अदर ब्रांड्स ऑल्सो। निरोध ब्रांड जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स ऑल्सो। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर द मेल, राइट। यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल बढ़ा है क्योंकि ये डुअल प्रोटेक्शन देते हैं, प्रेगनेंसी से तो रोकते ही हैं। एडिशनल बेनिफिट क्या होता है कि यूजर को ये एसटीआईज एंड एड्स मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस से भी बचाते हैं, पर कोई 100% गारंटी नहीं होती। कॉन्डम रप्चर कर सकता है, बस्ट कर सकता है, स्लिप कर सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, तो इट्स नॉट अ 100% प्रोटेक्शन इवन फॉर प्रेगनेंसी और से फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ऑल्सो। ठीक है जी, क्लियर है, राइट। नाउ सो कॉन्डम्स मार्केट में कई तरह के आते हैं, दे आर प्लेन कॉन्डम्स, दे आर डॉटेड कॉन्डम्स, रिब्ड, एनाटॉमिक, अल्ट्रा थिन, these are just to enhance the sexual pleasure. You must have heard of the flavored condoms also, which are giving different kind of fragrances just to enhance the sexual pleasure. Clear ये बात? यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स, वाई? अगर ये पूछा जाए, मान लो assertion और रीजन है दैट यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर्स, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज कि एक एडिशनल बेनिफिट भी दे रहे हैं, और वो एडिशनल बेनिफिट क्या है? दे आर प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड AIDS. STI का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ओके। कॉन्डम्स सिंगल यूज के लिए हैं, ध्यान रखना है, दे आर गिविंग प्राइवेसी टू द यूजर। कॉन्डम को इस्तेमाल करते टाइम उसका पैकेट जो खोलना है, कभी दांत से नहीं खोलना है क्योंकि वो कट लग सकता है, वो खराब हो सकता है। कॉन्डम्स का भी एक्सपायरी डेट होता है, ये भी ध्यान रखना है। एंड कॉन्डम का जो टिप है वहाँ पे सेमिनल फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ओवर हो गया तो इमीडिएटली जो है मेल पार्टनर को फीमेल पार्टनर से अलग हो जाना है। अदरवाइज क्या होगा, कॉन्डम स्लिप कर सकता है, अगर पीनस का इरेक्शन खत्म हो गया, पूरी तरह से फ्लैसिड हो गया, तो कॉन्डम स्लिप कर जाएगा और फिर वो अंदर ही रह सकता है वेजाइना में, तो सीमेन अंदर डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, सो कॉन्डम को इस्तेमाल करके प्रॉपरली उसमें नॉट लगा के उसको फिर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको पैकेट को खोलना है और उसमें से निकालना है। एंड रिमेंबर, दीज आर फॉर सिंगल यूज ओनली, वन टाइम यूज के लिए हैं, रीयूजेबल नहीं है। सो दिस ब्रांड इज फॉर द मेल्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स। फीमेल कॉन्डम्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, फेमिडॉम के नाम से भी अवेलेबल हैं, महंगे भी हैं, राइट, और ये भी डिस्पोजेबल है। नाउ both the male and the female condoms, they are disposable, they can be self inserted and they are giving privacy to the user. So these are the advantages.
अगर क्वेश्चन फ्रेम होना हो तो वो इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बैरियर मेथड्स हैं, कॉन्डोम्स मेल या फीमेल, वो किस तरह से बेहतर हैं, क्या क्या फायदे वो दे रहे हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास बैरियर मेथड्स में है फीमेल्स के लिए डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स हैं और वॉल्ट्स भी हैं। ये भी इंडिया में पॉपुलर नहीं है। डायफ्राम क्या है? इट इज अ रबर कैप लाइक स्ट्रक्चर विद अ मेटालिक रिम। अब डायफ्राम भी अलग अलग साइजेस में आते हैं। पहली बार जब डायफ्राम इस्तेमाल करना है तो एक फीमेल का एग्जामिनेशन, इन द सेंस गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन चाहिए। डॉक्टर और द हेल्थ और द नर्स, शी विल एग्जामिन द साइज ऑफ द सर्विक्स ऑफ द फीमेल एंड अकॉर्डिंगली वो डायफ्राम का साइज प्रिस्क्राइब कर देंगे। डायफ्राम महंगे भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। इंडिया में कोई ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, नहीं चलते हैं। और ये डायफ्राम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से नहीं बचा रहे। और जो सर्वाइकल कैप होती हैं, इनका बस एक शेप आप देख लीजिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कैप शेप्ड स्ट्रक्चर है। सो डायफ्राम को फीमेल को अंदर लगाना है सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, वेजाइना में इंट्रोड्यूस करना है ताकि वो सर्विक्स को कवर कर ले। और जब सीमेंट डिपॉजिट हो जाएगा तो एकदम से इमीडिएटली डायफ्राम को नहीं निकालना, कुछ समय तक उसे अंदर रहने देना है और फिर उसके बाद निकालना है। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक डायफ्राम अंदर नहीं रखना है, उससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। सो दीज आर बैरियर मेथड्स विच आर मेड अप ऑफ रबर that are inserted कहाँ पे? into the female reproductive tract, so they are going to cover cervix during the coitus। cervix के थ्रू ही स्पर्म्स ने अंदर जाना है, तो हमने एक बैरियर एक तरह से वेजाइना के थ्रू अंदर डाल दिया है ताकि स्पर्म जो है आगे ना बढ़ने पाए। कुछ इस तरह के हैं, यू कैन सी दिस इज हाउ द डायफ्राम लुक्स लाइक। डायफ्राम रीयूजेबल है। डायफ्राम इज री यूजेबल, मतलब दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। सो एक बार जब इस्तेमाल कर लिया है, फिर डायफ्राम को बाहर निकाल के प्रॉपरली वॉश करके उसका जो कवर है उसमें सेफली रख देना है। इनका भी एक लाइफ स्पैन होता है, ऐसा नहीं कि सालों साल, बहुत साल तक चल जाएंगे। ठीक है जी। एंड डायफ्राम शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनी अदर फीमेल, एक दूसरे से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आप वेरिएशंस देख पा रहे हैं कि डायफ्राम किस तरह के हैं और कैसे अंदर इंसर्ट किया गया है, सर्विक्स को कवर कर लेता है डायफ्राम। ज़्यादा लंबे समय तक डायफ्राम को नहीं रखना है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, बिकॉज उससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है जी। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? They are preventing conception by blocking the entry of sperm through the cervix, not through the vagina। vagina में तो सीमेन डिपॉजिट हो गया है ना। सो vagina से ऊपर सर्विक्स के क्रॉस करके वो अंदर यूट्रस में नहीं जा पाएंगे स्पर्म, और ये रीयूजेबल हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ इस तरह के मेथड्स हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं, यानी स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। इनमें नोनोक्साइनोल 9 या बोरिक एसिड, इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, एंड दे आर यूज्ड अलॉन्ग विद द बैरियर मेथड्स। कि भाई डायफ्राम भी यूज़ कर लिया, डायफ्राम के ऊपर जेली लगा ली स्पर्मिसाइडल और वो अंदर लगा लिया, या इरेक्ट पीनस के ऊपर जो है स्पर्मिसाइडल जेली लगा ली। अब इनमें एक्सेसिव लुब्रिकेशन हो जाता है, तो इसलिए भी बहुत से लोग इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। अगर डुअल दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कि बैरियर मेथड प्लस द स्पर्मिसाइडल एजेंट जो है दोनों यूज़ किए गए हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो मार्केट में ये जेलीज एंड इवन फोम टैबलेट्स की फॉर्म में भी मौजूद हैं। These spermicidal agents are available in the form of foam tablets also। इसका एक ब्रांड नेम बता देता हूँ, टुडे इंडिया में अवेलेबल है। These are the vaginal tablets। Female, she is supposed to keep these tablets in her vagina before the sexual intercourse। टैबलेट की फॉर्म में है, कहने का मतलब ये कोई खाने वाली दवाई नहीं है, गोली नहीं है ये, राइट। इस तरह से जैसे वैक्स होती है ना, वैक्स जैसी ये बनी होती है टैबलेट जैसी चीज़, जिसको वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर लेना है और ये डिज़ोल्व कर जाएगी। 15-20 मिनट पहले इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के वेजाइना में रख लिया, ये डिज़ोल्व कर जाएगी, एक फोम बन जाएगी, और उसमें जो स्पर्मिसाइडल एजेंट होगा नोनोक्साइनोल 9, वो स्पर्म को किल कर देता है। ठीक है जी। चलो देखो कितनी कम ड्यूरेशन में हमने फटाक से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की कुछ कैटेगरीज पढ़ ली।
अब अगले सेशन में आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो इट विल जस्ट टेक वन मोर सेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विल बी ओवर. चलो, अब आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम है सचिन.कपूर. कपूर में मैं KAPUR लिखता हूं, ध्यान रखिएगा. ये व्हाट्सएप नंबर है. एंड इसके अलावा आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर सचिन कपूर टॉक, जहां पे आपको चैटिंग की सुविधा उपलब्ध है, इन द सेंस कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. मेरा ये एंड्रॉयड ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं. ऐप का नाम है डॉक्टर सचिन कपूर, फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसमें बहुत सारे टेस्ट पेपर्स, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए डॉक्टर अश्विनी त्यागी यानी अश्विनी सर का चैनल आपको सब्सक्राइब करना है. चैनल का नाम क्या है जी? की लेट बाय अश्विनी त्यागी सर. यहाँ पे आपको जेई से रिलेटेड केमिस्ट्री के वीडियोस एंड नीट से रिलेटेड केमिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे. ठीक है जी, नमस्कार. अब हम आपसे विदा लेते हैं. कोई क्वेरी हो तो आप info.drsachin@gmail पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना. नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड.